जीने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। आखिर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के पीछे कारण क्या था? खुशवंत सिंह की किताब में है हर सवाल का जवाब। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को देश में आयरन लेडी कहा जाता है। भारत के विकास में उनका भी अहम योगदान है, लेकिन प्रसिद्धि के साथ इंदिरा गांधी का नाम कुछ बड़े विवादों से भी जुड़ा रहा। फिर चाहे वो संसद के बाहर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे साधु संतों को गोलियों से छलनी करवा देना हो, 1966 चाहे 1971 की जंग में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक रिहा करने के बावजूद अपने 54 सैनिक वापस न लेना हो, चाहे 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना करने की मंजूरी देना हो, या 1976 में चुपके से संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द जोड़ना हो, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ के शांति निकेतन तक उनके निजी विवादों की बात हो, लेकिन इंदिरा गांधी की सर्वाधिक आलोचना आपातकाल यानी इमरजेंसी के लिए की जाती है। तारीख 25 जून साल 1975 आधी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इस इमरजेंसी में शासन द्वारा किए गए कई अत्याचारों के किस्से आज भी नेताओं के भाषणों में गाहे बगाहे सामने आ ही जाते हैं। लेकिन यह इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी और इसे लगाने के पीछे मुख्य किरदार कौन था, ये सवाल आज भी कई लोगों के लिए पहेली ही है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, निर्धारित सीमा से अधिक पैसे खर्च करना, वोटरों को घूस देना और वोटर्स को प्रभावित करने के लिए गलत तौर तरीके अपनाने जैसे 14 आरोप सिद्ध होने के बाद 6 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिया था। दरअसल समाजवादी नेता राजनारायण ने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के हाथों पराजित होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका लगाई था, जिस पर सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी पर आरोप सिद्ध हो चुके थे और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली थी। यहां तक कि खुद इंदिरा गांधी पीएम पद से इस्तीफा देने वाली थी। खबरें यहां तक थी कि इंदिरा ने इस्तीफा लिख लिया है, मगर अदालत द्वारा उनके चुनाव को अवैध करार देने के बाद भी देर रात तक इंदिरा ने त्यागपत्र नहीं सौंपा। सियासी जानकार बताते हैं कि छोटे बेटे संजय गांधी अपनी मां के इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। इसी उधेड़बुन में रात गहरा गई और सब सो गए। फिर अगली सुबह यानी 26 जून को जब लोगों की आंख खुली और उन्होंने अखबार पढ़े तथा रेडियो सुना, तो पता चला कि इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने और पावर अपने हाथ में रखने का इंदिरा गांधी के पास यही एक विकल्प बचा था। ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस पुस्तक लिखने वाले जाने माने संपादक खुशवंत सिंह ने देश पर आपातकाल थोपे जाने का पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार लिखा है। बता दें कि खुशवंत की गांधी परिवार में अच्छी खासी पैठ थी। उन्होंने किताब में लिखा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा न देने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने मनाया था। खुशवंत लिखते हैं कि राय ने ही इंदिरा को कहा कि अब आंतरिक आपातकाल ही एकमात्र उपाय है और फिर देर रात इमरजेंसी के आदेश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर ले लिए गए। इस पूरी योजना को इतना गोपनीय रखा गया कि आदेश जारी होने के बाद अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक में इंदिरा ने मंत्रियों से इस बारे में पिछली तारीख पर हस्ताक्षर लिए थे। इमरजेंसी लागू होते ही इंदिरा गांधी ने पुलिस की मदद से विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई दिग्गज नेताओं को 25 जून की रात में ही अरेस्ट कर लिया गया था। यही नहीं, लालू यादव, नीतीश कुमार को भी जेपी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण जेल काटनी पड़ी थी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल आरएसएस को विपक्षी नेताओं का करीबी माना गया था और हुकूमत को डर था कि संघ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, जिसके बाद पुलिस ने आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया। इन सभी को मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मीसाबंदी कहा गया। इसी का विरोध करते हुए लालू यादव ने 22 मई 1976 को जन्मी अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था।